चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमएमसी से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा आप लोग को एग्जाम में। और इसके बाद एमआई, मूविंग आयरन और एक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर। ये जो यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरा मेजरमेंट का। आपका मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। आज हम लोग पीएमएमसी देखेंगे। अगले क्लास में पीएमएमसी का कैसे यूज़ करके इसका आर्म मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, 2 क्लास इसमें लगेगा। ठीक है, आज पीएमएमसी पे ही फोकस रहेगा। चलिए, पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, हम लोग को मेनली जो हम लोग का फोकस रहता है वो रहता है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार का है, एब्सोल्यूट या सेकेंडरी। अब एब्सोल्यूट क्या हुआ, मतलब इनडायरेक्ट, मतलब कि वो पैरामीटर जो है इंस्ट्रूमेंट के किसी पैरामीटर को वो सेंस करके मेजरमेंट देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे उसको मापना है आपको करंट, लेकिन वो कुछ और मेजर करके और उसके प्रोपोर्शन में करंट को बताएगा। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में ही होता है, जनरल डे टू डे लाइफ में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी, ये है डायरेक्ट मेथडोलॉजी। जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग देखते हैं वोल्ट मीटर, आर्म मीटर, ये डायरेक्ट मेथडोलॉजी है। अब ये 2 तरीके का हो गया, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस, मतलब जो स्केल यूज करेगा, कंटिन्यूअस वैल्यू देगा। और डिजिटल जिसको कि आप लोग डिस्प्ले पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। अब ये एनालॉग में 2 है, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, नल डिफ्लेक्शन। तो अभी जो नल डिफ्लेक्शन आप लोग को पढ़ाए थे, कोई पावर नहीं लेता है। इतना जो ब्रिजेस था ये सारा का सारा नल डिफ्लेक्शन मेथड पर है, वो कोई पावर ड्रॉ नहीं करेगा, नल डिफ्लेक्शन पे आएगा। यानी गैल्वेनोमीटर का मेरा रीडिंग क्या होगा, 0 आएगा। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग। तो डिफ्लेक्टिंग में ये होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ, जिस समय आप लगाएं, जिस समय इंस्ट्रूमेंट को लगाएं उसी समय उसका रीडिंग देगा, उसके आगे पीछे नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरा इंडिकेटिंग एक हुआ इंटीग्रेटिंग। तो जैसे कि जो आपका घर में जो मीटर लगा हुआ है वो क्या है, इंटीग्रेट है, मतलब आज कितना बिजली जलाए थे और कल कितना जलाए, दोनों सम अप होते जला रहा है। तो जो एड अप होते जाएगा, मतलब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, आप लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ऐड करते चल रहा है ना। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग हो गया। एक होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, वो रिकॉर्ड करता है, मतलब हर चीज को रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, आप जिस समय का वैल्यू मांगिएगा वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पैनल में लगा रहता है, आप उस समय दबा के देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में ये थोड़ा बहुत आप लोग डिफरेंस बोल सकते हैं। जैसे डिफिनेशन का लिए भी बोले कि द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इंडिकेट करेगा, जिस समय मापेंगे उसी समय इंडिकेट करेगा, फिर नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा, तो ये रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि ये है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन आप लोग को जस्ट पढ़ा दिए नॉर्मली, तो वो क्या हुआ, एक इंडिकेटिंग हो गया। अब ये हो गया मेजरिंग मैकेनिज्म। ये क्या हुआ, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर और कैलिब्रेटेड स्केल। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करके आपका ग्राफ पेपर पे या कहीं पे भी आप इसका रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से नीड ऑफ ऑब्जर्वर, तो इस समय क्या चाहिए, जिस समय है उसी समय ऑब्जर्वेशन चाहिए। इसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं चाहिए, आप जिस समय का चाहिए रिकॉर्ड हो चुका है वैल्यू, रात में क्या था, दिन में क्या था। जैसे कि मान लीजिए आपका ये अगर ये है कोई पावर प्लांट है, तो रात में कितना बिजली बना, दिन में कितना बना, या किस समय मान लीजिए कुछ ऑपरेटर चले गए तो उन लोग काम नहीं किए, तो वो पता चल जाएगा कि उनके ऑपरेशन से कितना हम लोग को ये हुआ, तो ये रिकॉर्ड करके रख दिया। तो ये एक तरह से ये इंस्ट्रूमेंट लगाने से आप वो भी ये कर सकते हैं, उन लोग का उस पर नज़र रख सकते हैं। पावर कंजम्पशन, तो ये जो है लेस पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि जिस समय हम लोग नाप रहे हैं बस उसी समय इसको पावर चाहिए ना, फिर नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावर, क्योंकि ये 24/7 क्या होगा, ऑन रहेगा। उसी तरह से नीड ऑफ एडजस्टमेंट 0, तो ये जीरो एडजस्टमेंट चाहिए। जैसे कि आप लोग वेट मशीन पे कुछ ले जाते हैं, आजकल तो हर जितना भी है सब कोई तराजू रखे हुए, वेइंग मशीन वाला डिजिटल, आप देखिएगा कि पहले उसको 0 0 करता है ना, फिर ना कुछ चढ़ाता है। तो वही है कि जीरो एडजस्टमेंट,
पॉइंटर में भी वैसे ही जीरो एडजस्टमेंट करेगा। इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें पैरेलक्स एरर का हम चर्चा किए थे कि एक सामने से देखेगा वो सही देखेगा, और एक साइड से, दोनों साइड से देखेगा तो वो क्या करेगा, कम या ज्यादा देखेगा। इसी एरर को कहते हैं पैरेलक्स एरर। ठीक है, ये फ्री फ्रॉम पैरेलक्स एरर, ऐसा एरर कुछ आएगा ही नहीं इसमें। फिर ये शो वेव फॉर्म, तो इट कैन नॉट शो मेजर वेव फॉर्म ऑफ मेजर क्वांटिटी। वेव फॉर्म तो ये शो करेगा नहीं, जस्ट जिस ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, जिस इंस्टेंट पे हम मेजर करेंगे बस इंस्टेंट पे ये वैल्यू देगा। और ये क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड करके रखता है। लॉसेस की बात हो तो ये लेस लॉस होगा, इसमें ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, ऐसे करते करते अपना ये भी आप इसको, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, हाँ। अब जो है एक में बात है कि फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तीन तरीके का टॉर्क की बात होती है। जैसे ये जो पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर मान लीजिए अभी 0 पे है, और आपका जो मेजर कर रहे हैं वो 5 वोल्ट है। ये 0 1 2 3 4 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो ये पॉइंटर 5 वोल्ट यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे आके ही रुक जाए। इसके लिए इसको 3 तरीके का टॉर्क का जरूरत पड़ता है। पहला क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है उसका काम है इसको भेज दिया, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर दिया। दूसरा जो है, वहां पे जब आया तो यहां पे ये रोक दे, तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब जब यहां पे रुकेगा तो कोई जरूरी है कि यही 5 पे रुकेगा, कभी हो सकता है कि यहां पे रुकेगा। यहां पे ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे डैम्प करते रहेगा, उसको एडजेक्ट पोजीशन नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, डैम्प्स द ऑसिलेशन, जो ऑसिलेट कर रहा है उसको डैम्प करके उसको रोक देगा। तो 3 तरीके का टॉर्क का जरूरत पड़ता है एक फेथफुल मेजरमेंट लेने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। आने जाने वाला अपना उधर से आए जाए और सर झुका के जाए। समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब ये तीनों टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क है, तो ये जो कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके का मैकेनिज्म यूज हो सकता है, या तो स्प्रिंग मैकेनिज्म या ग्रेविटी मैकेनिज्म। ठीक है, उसी तरीके से स्प्रिंग का यूज इस्तेमाल कर सकता है या ग्रेविटी का। उसी तरह से डैम्प है, तो इसमें भी ईडी करंट डैम्पिंग या एयर डैम्पिंग या फ्लूइड डैम्पिंग, ये 3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कि आपके सिलेबस में उतना डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जानना होगा, क्योंकि आप लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़िएगा उसमें कोई ना कोई कंट्रोलिंग टॉर्क का मैकेनिज्म यूज करना ही है, कोई ना कोई डैम्पिंग टॉर्क का मैकेनिज्म यूज करना ही है, तब जाके वो अपना इंस्ट्रूमेंट फेथफुल रिप्रोडक्शन दे सकता है। ठीक है, या फेथफुल रीडिंग दे सकता है। तो देखिए ईडी करंट है। अब मान लीजिए आपका जो डैम्पिंग है, एयर डैम्पिंग जो है, इसमें क्या उसको कहिएगा, जहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ एयर डैम्पिंग से कम चल जाएगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उसमें डैम्प करने के लिए तो उसमें ईडी करंट यूज करना होगा। अब फ्लूइड के लिए अलग है। हाँ, ठीक है, जैसे कि आप लोग को नेक्स्ट है, आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमएमसी। ये जो पीएमएमसी है, इसका पहले तो है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी कि ये इसका नाम में ही है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो हम लोग मैग्नेट यूज करेंगे वो कैसा होगा, परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे। और ये मूविंग कॉइल है। इट इज ए टाइप ऑफ मीटर यूज इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसमें जो कर रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन, अब हम लोग पहले इसमें डिफ्लेक्ट कैसे करा रहे हैं,
कंट्रोल कैसे करेंगे, डैम्प कैसे करेंगे, तो वो अलग बात है। पहले डिफ्लेक्टिंग की बात हो रही है। तो डिफ्लेक्ट कैसे कराते हैं, तो डिफ्लेक्ट कराएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ना, उसी के प्रिंसिपल से हम लोग डिफ्लेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहले ये देख लीजिए। चलिए चलिए, इसमें समझ में आ गया ना आपका लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसमें कह रहा है कि अब इसमें देखिए तीन चीजें होती है, फोर्स जो उस पर लगा, करंट, मैग्नेट, तीन चीज है ना। एक चीज जान जाइए, अगर दो चीज दीजिएगा तो तीसरा चीज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और करंट दे दिया तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ये दोनों देश के जो फोर्स मिलेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मोटर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मोटर। उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, आपने करंट दिया तो आपको फोर्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपने फोर्स दिया और मैग्नेट दिया तो आपको करंट मिलेगा। इसको कहते हैं जनरेटर। ठीक है, अब फ्लेमिंग इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी आई हमको दिया हुआ है, इज प्लेस्ड अंडर ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये भी हमको दिया हुआ है। इट मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, यानी कि ये दोनों जब है तो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, एफ लगेगा। और ये कैसे होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ये अपना इसका डायरेक्शन हुआ, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ, ये करंट हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आया, ये इसका प्रिंसिपल हुआ, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, तो ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है और ये परमानेंट मैग्नेट है, जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसमें देखिए दो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। अब इसमें जो है, जैसे कि ये जाएगा तो एकदम इसका स्प्रिंग का इस तरह से डाला हुआ है कि ये कहीं से भी कहीं मूव नहीं कर जाएगा, इसका इतना ही दूर रेंज रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये इसको जैसे ही ये मुड़ेगा तो ये स्प्रिंग भी मुड़ेगा और दोनों स्प्रिंग मिलके उसको एडजेक्ट वैल्यू तक जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, वाइंडिंग किया हुआ है। अब ये वाइंडिंग किया हुआ है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये मूविंग कॉइल भी इसको कहते हैं। इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल। अब जो ये जो है, इसको कहते हैं स्पिंडल, इसको कहते हैं स्पिंडल। अब ये स्पिंडल में ही आपका पॉइंटर भी लगा हुआ है, आपका स्प्रिंग भी लगा हुआ है और आपका ज्वेल बियरिंग भी लगा हुआ है, मतलब जिसपे ये मूव करेगा, ये बड़ा, जैसे ये जो है ये मूव करते रहता है ना, ये जो मूव करेगा यहाँ पे ज्वेल बियरिंग यूज होता है, नहीं तो वियर एंड टियर आएगा। जैसे ये
पंखा है ये मूव करते रहता है क्योंकि इसमें बॉल बियरिंग यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है। अब ये जैसे ही परमानेंट मैग्नेट है, आपका कॉइल है, अब जैसे ही इसमें आप करंट दीजिएगा, करंट देने से क्या होगा, ये पॉइंटर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये डिफ्लेक्ट किया, अब ये जो स्प्रिंग है इसको रिस्टोर करेगा और इसमें एक एयर डैम्पिंग यूज करके आप इसको डैम्पिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ, ये भी एक है, ये भी एक तरह से आप इसको भी फोटो को भी बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये कोड है सॉफ्ट आयरन कोड, इसके ऊपर वाइंडिंग लगा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट है। और यहाँ पे स्प्रिंग नहीं दिखाया है ना, अच्छा स्प्रिंग ऐसे लिख दिया है सिर्फ, ठीक है, लिख दिया स्प्रिंग। और ये ज्वेल बियरिंग है जिसपे ये मूव करेगा, ये पूरा का पूरा स्पिंडल, इसको कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। इसमें स्पिंडल नाम नहीं दिया हुआ है ना, चलिए कोई नहीं। अब ये मिरर क्यों दिया हुआ है, ये मिरर इसलिए दिया हुआ है कि जब आप इसको मेजर कीजिए, हाँ, ये जैसे यहाँ पे मिरर इसलिए दिया हुआ है कि नीचे में मिरर रहेगा, तो आपको ऐसा वैल्यू देखना है कि ये पॉइंटर जो है मिरर में इसका प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए, इमेज नहीं दिखना चाहिए मिरर में। अगर आपका मिरर में इमेज दिख रहा है तो वो रीडिंग सही नहीं है। अब एकदम ये कब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ओवर हेड रहिएगा, मतलब आपका आंख जो है एकदम इसके ऊपर रहेगा, तभी तो मिरर में उसका परछाई नहीं दिखेगा, उसका मिरर में इमेज नहीं दिखेगा, तो वो वैल्यू को आपको लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मिरर दिया हुआ है और स्केल दिया हुआ है, पॉइंटर दिया हुआ है। तो ये दोनों में से कोई भी कंस्ट्रक्शन में फोटो बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये आएगा ही एग्जाम में। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में है, तो कंस्ट्रक्शन को हम लोग एक एक पॉइंट वाइज इसको ब्रेक कर दिया है। द फिक्स सिस्टम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इसमें परमानेंट मैग्नेट देखे थे ना, विथ टू सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस ड्रिल ऑन टू इट्स पोल। अब जो कह रहा है द यूटिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस, सॉफ्ट आयरन पोल इज टू मेक द फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट रेडियली बाय नेचर। अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है, अब वो हम लोग ये जानते हैं ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका ऐसे ऐसे आता है ना, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुसेगा, तो ये रेडियल हो जाए, मतलब कि रेडियल मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाए, इसके लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहे हैं। द मूविंग सिस्टम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल क्या कहते हैं, हाँ ये स्पिंडल है, ऑन टू विच अ पॉइंटर, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहेगा, अ सेट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग किस लिए यूज कर रहे हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क लाने के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क लाने के लिए। और एक अगर ऐसे स्प्रिंग रहेगा ना तो नीचे वाला उसका उल्टा रहेगा, ताकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करे, ठीक है। अब इसमें सॉफ्ट आयरन कोर आर माउंटेड, ठीक है, जैसा कि फिगर में आप लोग देखे थे। ये समझने में कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत, ये 3 पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए द एल फॉर्मर एंड अल्युमिनियम फॉर्मर एंड सॉफ्ट आयरन कोर आर माउंटेड कंसेंट्रिकली विथ रेस्पेक्ट टू एन इमेजिनरी सर्किल टेकन बाय, देखिए कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक सेंटर से ये सारा सर्किल को हम लोग कहेंगे कंसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है। यही चीज कह रहा है कि माउंटेड कंसेंट्रिकली, माउंट किया हुआ है कंसेंट्रिकली, ताकि विथ रेस्पेक्ट टू एन इमेजिनरी सर्किल ड्रॉन बाय टेकिंग द सेक्टोरियल सरफेस ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, यानी कि बीच में आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ऐसा था ना सॉफ्ट आयरन कोर, इसका ये सेंटर हो गया, इसी के बीच यहाँ पे माउंटिंग, हाँ। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल था, तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, स्प्रिंग कंट्रोल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग फील्ड एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म, सॉरी इसमें एडी करंट डैम्पिंग होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए इसमें एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा है। एडी, और ये डैम्पिंग क्यों यूज होता है, ताकि नीडल जो है अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचकर वो थरथराए नहीं, डैम्प ना करे, एकदम एक वैल्यू दे। क्योंकि पहले एनालॉग सिस्टम यूज होता था, और एनालॉग सिस्टम के साथ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वो जहाँ के वहाँ पे थरथराएगा तो एडजेक्ट वैल्यू मिलेगा,
ठीक है। तो ये डैम्पिंग, इसीलिए डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ता था। डैम्पिंग मैकेनिज्म पता है ना, एडी करंट, एयर फ्लूइड, एयर मैकेनिज्म या फ्लूइड मैकेनिज्म, यही तीनों में से कोई यूज होगा। और कंट्रोलिंग जो है वो स्प्रिंग नहीं तो ग्रेविटी। अब ये इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, ये कंस्ट्रक्शन समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब इसका आप लोग को ये पढ़ना है, हाँ, इसका ये एफ का वैल्यू, आईडीएल क्रॉस बी, और इसके साथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिया है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। आईडीएल क्या है, करंट एलिमेंट, करंट है, लेंथ ऑफ करंट। अब ये इक्वल टू फोर्स होता है, एफ बराबर आईडीएल क्रॉस बी, तो हम लोग पढ़े थे। अब जो है इसको हम लोग ओपन कर देते थे, क्या हो जाएगा, साइन, कुछ होगा, साइन थीटा। अब हम कहते हैं कि ये साइन थीटा का वैल्यू जो है ये 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, थीटा जो है मेरा हमेशा 90 डिग्री पे ही ऐसा उसको डेविएट करा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा। ठीक है, जो अल्फा है मेरा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे था और कंडक्टर एकदम ऐसे, ये दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एल को, ये एल भी लिख सकते हैं, लेंथ। ठीक है, पूरा का पूरा लेंथ कंडक्टर पी एन। ठीक है, अब जो है ये फोर्स हो गया। हम लोग को क्या लेना है, टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, यही ना होता है। ये फोर्स का वैल्यू रख देते हैं और डी। अब ये लेंथ और ये दो अगर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यही मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू होगा। यही पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अब ये देखिए, ये याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अब इसको हम लोग कहेंगे टाउ डी बराबर, अब याद रहेगा, अब याद रहेगा। ठीक है, अब आप लोग को कोई टॉर्क का वैल्यू पूछेगा या करंट का वैल्यू पूछेगा, बाकी सब चीज दिया रहेगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है जो कि आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर रुकता है, मान लिया कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, तो जहाँ पे पॉइंटर रुकता है वहां पे टाउ डी बराबर टाउ सी होता है, यानी कि दोनों का टॉर्क इक्वल होगा, वहीं पे जाके पॉइंटर रुकेगा। अगर पॉइंटर जो फाइनल पोजीशन पे रुकता है ये इस वैल्यू पे रुकता है, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होना पड़ेगा, तब जाके वहां पे पॉइंटर रुकेगा। ठीक है, अब इसका एडवांटेज, हाँ, आप लोग कभी वो चैट जीटीपी मत यूज कीजिएगा। चैट जीटीपी में इसमें बोलता है कि ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, बट ये गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेजर करता है। और इस पे आज तक हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। पीएमएमसी क्या मेजर करता है, एसी, एसी प्लस डीसी, डीसी या कुछ नहीं, या दोनों सब कुछ ऐसे करके। ये सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजर करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी, ये याद रखिएगा। ये यूपीएससी में भी आ चुका है यही सवाल। ठीक है, तो चैट जीटीपी ज़्यादा मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत बता देगा। चलिए, पीएमएमसी कंज्यूम लेस पावर, ये लेस पावर कंज्यूम करता है, ये इसका एडवांटेज है, और इसका एक्यूरेसी भी ग्रेट है। ठीक है, इसका स्केल जो है वो 270 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, हाई देखिए टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है ना, टॉर्क टू वेट यानी टॉर्क और उसका वेट, ये रेशियो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हाई रहे। ठीक है, ये हमेशा हम लोग चाहते हैं। अब ये जो मॉडिफाइड एज एन आर्म मीटर और वोल्ट मीटर विथ सुटेबल रेसिस्टेंस, ये चीज हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक सुटेबल रेसिस्टेंस लगाकर इसका रेंज बढ़ाते हैं हम लोग, और आर्म मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं।
अब बताइए कि वोल्ट मीटर अगर बनाना होगा तो रेसिस्टेंस किधर लगेगा, और आम मीटर बनाना होगा तो रेसिस्टेंस किधर लगेगा। हाँ ठीक है, सही है। इट हैज इफिशिएंट डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रे वर्ड कहाँ यूज होता है, कभी सुने स्ट्रे वर्ड? हाँ, सबसे ज्यादा यूज होता है, सही बोले, स्ट्रे डॉग्स, इधर उधर। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है, मान लीजिए आप यहाँ पे अपरेटस लाए, जैसे कि पहले का टीवी कोई देखा था, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और अगर बगल में मम्मी का अगर कुकर सीटी देता था तो टीवी का क्या हाल होता था, आ जाता था ना। तो वही स्ट्रे फील्ड के कारण उसमें प्रॉब्लम आता था। उसी तरह से स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ये रूम है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह का है। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आ रहा हो, कुछ कंडक्टर लगाए, किसी कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है, करंट के कारण। तो वहां पे अगर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें इफिशिएंट डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक यूज हो रहा है, एंड इट प्रोड्यूसेस नो लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस। ठीक है, हिस्टेरेसिस होता है ना, हिस्टेरेसिस कर पढ़े थे ना, ऐसे करके ऐसे आ जाता है वापस। हाँ, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाता है, रेसिड्यू उसमें बच जाता है, वही हिस्टेरेसिस। तो इसमें ऐसा नहीं होता, ये एडवांटेज है इसका। इस एडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए यूज होता है, ठीक है। एसी के लिए यूज नहीं करते हैं इसको, एसी के लिए फिर मूविंग आयरन पे हम लोग को शिफ्ट करना होगा, ठीक है। इट इज वेरी डेलिकेट एंड समटाइम्स यूजेस एसी सर्किट विथ एन रेक्टिफायर। इट इज वेरी डेलिकेट, समटाइम्स यूजेस एन एसी सर्किट विथ अ रेक्टिफायर। ये डेलिकेट है। हाँ हाँ, इट्स कॉस्टली एज कंपेयर टू मूविंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मूविंग आयरन पढ़ेंगे, ये इसको ओवरकम कर गया। मूविंग आयरन में दोनों चीज मेजर कर लेते हैं, तो ये कॉस्टली उसके हिसाब से होने लगा। एंड इट मे शो एन एरर ड्यू टू लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ परमानेंट मैग्नेट। मतलब कि धीरे धीरे टाइम के साथ परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो उस समय जो है ये इसका रीडिंग बेकार होने लगता है, ठीक है। ये इतना था पीएमएमसी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे पीएमएमसी का यूज, और उसका यूज करके कैसे आम मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, बस वो। और उसके बाद हम लोग मूविंग आयरन पे आ जाएंगे। ये समझिए, क्लास में कोई दिक्कत? इसको किस लिए मेजर करते हैं, एसी के लिए कि डीसी के लिए? ठीक है, चलिए।